हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम भारतीय इतिहास के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं, आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल जो पिछड़ा वर्ग यानी कि जिसको आज हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, तो शुरुआत से ही ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत ज्यादा विवाद हुए उसके ऊपर लगातार। तो उन विवादों को पार करने के बाद सन 1993 में 1993 में ओबीसी के लिए आरक्षण को फाइनल कर दिया गया था और उसके बाद से 27% रिजर्वेशन उनको दिया गया था। लेकिन सन 1993 आने तक और बहुत ज्यादा जो कंट्रोवर्सी हुई, उस कंट्रोवर्सी को जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल ओबीसी आरक्षण को लेकर के बात जो थी वो सन 1953 से शुरू हो गई थी। 1953 में सबसे पहले SEBCC बनाया गया था, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सबसे पहले बनाया गया था। इसका नाम कालेलकर आयोग में रखा गया था उस समय। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, लगातार समय बीतता गया तो हर समय अलग अलग विवाद रहे और यह विवाद भारतीय इतिहास में अलग ही मोड़ लेते गए और इन विवादों के परे सन 1993 में जाकर के ओबीसी को आरक्षण दिया गया। तो जब बात चल रही हो ओबीसी को आरक्षण लेकर की, तो हम विवाद ना समझे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इस विवाद के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे छुपे हुए हैं, जैसे कि कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, इंदिरा साहनी मामला और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे जैसे कि वीपी सिंह, चंद्रशेखर राव, मोरारजी देसाई और अंत में आकर के पीवी नरसिम्हा राव। तो इन सभी की भूमिका भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी अलग अलग जगहों पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इन सभी मुद्दों को जानने वाले हैं, किस प्रकार से ओबीसी को अंततः आरक्षण दिया गया और इसके तहत कौन कौन से विवाद उठे, क्या क्या मुद्दे रहे और किस प्रकार से फैसले लिए गए। तो चलिए इसके साथ हमारी आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है, यह सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वतंत्रता के कुछ सालों बाद से, यानी कि सन 1953 से। सन 1953 में पहली बार ऐसा हुआ कि ओबीसी को लेकर, क्योंकि अब तक क्या हुआ था कि एससी और एसटी को तो रिजर्वेशन दिया जा चुका था, यानी कि अनुसूचित जातियों जनजातियों को लेकर के संविधान में विशेष स्थान था, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 338। ठीक है, अब यहां पर क्या था, पिछड़ा वर्ग जैसी कोई चीज थी तो देश में। पिछड़ा मतलब क्या कि बाकियों से पिछड़े, तो पिछड़ों के लिए बात तो शुरू हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान में इनको लेकर के जगह नहीं दी गई थी। तो इसलिए उनको जगह देने के लिए सबसे पहले 1953 के अंदर यह स्टेप लिया गया और 1953 में सबसे पहले कालेलकर आयोग बनाया गया। ठीक है, कालेलकर आयोग के ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि देखो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में आइडेंटिफाई करो कि देयर आर हाउ मेनी कास्ट्स हु कैन बी कनेक्ट इन ओबीसी। ठीक है, कितने सारी कास्ट हैं जिनको हम ओबीसी के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उनको जांच पड़ताल उनकी शुरू कर दी गई, कालेलकर आयोग का गठन किया गया और कालेलकर आयोग को जिम्मेदारी दी गई थी, इसने वो जिम्मेदारियां पूरी करनी शुरू कर दी। ठीक है, ओबीसी के अंदर इसके तो मुख्य मुद्दे क्या रखे गए, इन्होंने मुद्दे यह रखे कि भाई आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से, यानी कि तीन जो पॉइंट्स जैसे कि एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक, यह बात रखी गई कि इन तीनों आधारों पर आप देखो कि कितनी जो जातियां हैं देश के अंदर पिछड़ी हैं। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज तो पता लग गई कि जो आरक्षण दिया जा रहा था, इस आरक्षण का आधार क्या था। इस रिजर्वेशन का यहाँ पे आधार रखा गया सिर्फ जाति, कि जाति के आधार पर देखना, इसके अलावा कोई दूसरा आधार नहीं देखना, कुछ जातियों में देखना है कि कौन कौन इन आधारों पर पिछड़ा हुआ है। तो कालेलकर आयोग ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो जांच पड़ताल सब शुरू कर दी। ठीक है, जांच पड़ताल शुरू की कब हुई, 1953 में। ठीक है, अब जब कभी भी हम जनसंख्या को लेकर के बात कर रहे हैं तो जनसंख्या को आधार बनाने के लिए अब कोई भी आयोग है वो प्रति व्यक्ति तो जाकर संपर्क साधेगा नहीं कि प्रति व्यक्ति क्या क्या संपर्क रखा जाए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जनगणना को आधार बनाया। तो इस समय इन्होंने क्या करा, 1931 की जो जनगणना थी, इस जनगणना को इन्होंने आधार बना करके अपनी रिपोर्ट पेश करी और पेश करने के बाद इन्होंने लगभग 3000 बीसी पेश किया, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी जो थी वो उन्होंने पेश करी। उसमें लगभग 3000 इन्होंने कास्ट को जोड़ा कि लगभग 3000 कास्ट ऐसी हैं जिनको हम ओबीसी के अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस मान सकते हैं और उनके लिए फैसले ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व में ये सब काम हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद ये सारा मामला ठंडा पड़ गया और ओबीसी का जो आरक्षण का मामला चल रहा था ये दब गया, रुका हुआ था मामला। ठीक है, अब इस रुके मामले को आग कब लगी, आग लगी जाकर के 1979 के अंदर। लगातार इस स्थिति को अगर हम देखें तो कई प्रधानमंत्री चेंज हो गए, जैसे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और बाद में आई इंदिरा गांधी। तो इन सभी लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने इस तरफ को ध्यान दिया ही नहीं और बाकी सब काम करते रहे। लेकिन क्या हुआ, सन 1975 को हम देखें तो 1975 के अंदर पूरे देश के अंदर आपातकाल लगा दिया गया था और यह आपातकाल 77 यानी कि 1977 में आकर के खत्म हुआ। जब 1977 में आपातकाल खत्म हुआ तो इस समय क्या हुआ, बहुत सारी पार्टियां आपस में मिल गई थी और मिलने के बाद बन गई थी जनता पार्टी। तो क्या हुआ कि इस समय जो इलेक्शन हुआ, सभी पार्टी एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ थी,
गेम पूरी चेंज थी। तो क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, वो सरकार पूरी गठबंधन की थी, मिलजुल के सब लोगों ने सरकार पार्टी बनाई थी जनता पार्टी, उसके बाद सरकार गठन किया था। जहां एक और इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, तो जनता पार्टी 77 के अंदर सरकार बनाई। और जो इनके प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री का नाम था मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई का कहीं ना कहीं ध्यान गया 1979 के अंदर कि पिछड़ा वर्ग के लिए कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको भी कुछ विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। तो उन्हीं विशेष अधिकारों को देने के लिए 1979 के अंदर मंडल आयोग का गठन किया गया। और यह मंडल आयोग भारतीय इतिहास का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक हमेशा रहा है, अभी भी है, और लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चन यहां से आते ही रहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस टॉपिक को बहुत ज्यादा ध्यान से समझें, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इसकी चीजों को लेकर के। तो क्या हुआ, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे यानी कि मोरारजी देसाई, उन्होंने मंडल आयोग की स्थापना कर दी। कब करी स्थापना? 1 जनवरी 1989 को, 1979 को, ठीक है, 1979 को उन्होंने स्थापना इसकी कर दी। अब क्या हुआ कि इस आयोग को जिम्मेदारी दे दी गई कि आप देखो, वही जिम्मेदारी जो पिछले आयोग को दी थी वही जिम्मेदारी इस आयोग को दी। तो अगर हम भारतीय इतिहास में एक चीज देखें तो हम पाएंगे कि ओबीसी के लिए अब तक 2 आयोग बने। पहला आयोग था कालेलकर और दूसरा आयोग था मंडल, ठीक है। अब इसको भी सेम जिम्मेदारी दी गई पिछले वाली कि देखो जी, आप क्या करना है, अपने भी देश के अंदर देखना है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो पिछले वर्ग के अंदर शामिल किए जा सकते हैं। आधार वही दिया गया, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। उन आधारों पर इस आयोग ने भी जांच करी, पर इसने कहीं ना कहीं पिछले आयोग की रिपोर्टों को अपना आधार बनाया और इसने उन्हीं चीजों को लिया, ठीक है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि मंडल आयोग, इस रिपोर्ट, इसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम के आधार पर ही इस आयोग का नाम रखा गया और इस आयोग ने अपने काम शुरू कर दिया। काम इसको वही दिया गया कि आपको यह चीज देखनी है कि भाई जिन जिन आधारों पे हम कर सकते हैं, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड शैक्षणिक, तो आपको इस आधार पे देखना है कि कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जो हम पिछड़े वर्ग के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इस आयोग ने पिछड़े जो आयोग था उसकी कुछ रिपोर्टें ली, जैसे कि इसने यह पाया कि 1931 की जनगणना थी, 1931 जनगणना को ही इसने भी आधार बनाया और आधार बनाते उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। इसकी जो रिपोर्ट थी वो अगले ही साल यानी कि 1980 के अंदर आ गई थी, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट थी अगले साल 1980 में आ गई थी। अब इसकी रिपोर्ट्स के अंदर जो कुछ मेजर टॉपिक्स लिए गए थे वो क्या थे, यह समझ लेते हैं। तो 1980 में उसने रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट पेश करते उसने बताया कि ऑल ओवर इंडिया जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर 52% पॉपुलेशन ओबीसी की है, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस की है, 52%। तो इसने बताया कि भाई 52% पॉपुलेशन अगर है, नेतृत्व करते हैं ये लोग, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जा सकता है कि 27% जो है रिजर्वेशन इन लोगों को दिया जाए। अब यह 27% रिजर्वेशन कहाँ दिया जाएगा? यह दिया जाएगा जॉब के अंदर, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर और एजुकेशन के अंदर। तो यह रिपोर्ट जो थी मंडल आयोग की रिपोर्ट थी। मंडल आयोग ने क्लियर कर दिया कि देखो भाई, ऑल ओवर इंडिया 52% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको हम पिछड़े वर्ग के अंदर गिन सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा 27% आरक्षण हम इन लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। 27% आरक्षण की कंडीशन यह भी थी, वो कंडीशन समझ लेते हैं। दरअसल अब तक एससी और एसटी को लेकर रिजर्वेशन दिया जा चुका था। तो एससी का जो रिजर्वेशन था वो था 15% और एसटी का था 7.5%, ठीक है। इस हिसाब से इन दोनों जोड़े तो ये बैठ रहा है 22.5%। अब 22.5 के अंदर जब 27 जोड़ दिया जाएगा तो ये पहुंच जाएगा 49.5%, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री के तक ये कंडीशन रखी गई थी कि कभी भी हिस्ट्री के अंदर कभी भी जो रिजर्वेशन है वो 50% को क्रॉस नहीं करेगा। तो 50% जो क्रॉस वाली थी, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इनके लिए व्यवस्था रखी गई कि आपको जी हम 27% रिजर्वेशन दे देते हैं। किस लिए दे देते हैं? ताकि आप काम कर सके, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन ले सके, साथ ही साथ आपको एजुकेशन में भी 27% का रिजर्वेशन दिया जाए। तो इस आधारों पर इनको रिजर्वेशन देने की बात कर दी गई। यह रिपोर्ट का भाई ये ध्यान देने वाली बात है, तो यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट 1980 के अंदर आयोग के द्वारा यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद जो मंडल थे इनके द्वारा तैयार कर दी गई थी, सरकार को सौंप दी गई थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे चीजें बदल गई और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी अब यहीं से शुरू हो गई। तो यहाँ के बाद अब समझिएगा चीजें क्या हुई। 1979 के अंदर जिस समय इस आयोग का गठन किया गया था, उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है। तो इस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, यह थे मोरारजी देसाई। अब इन्होंने क्या किया था, इस आयोग का गठन किया था। लेकिन जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि भाई इस आयोग का जो गठन, जो सरकार बनी थी, ये सरकार गठबंधन की सरकार थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, जब मोरारजी देसाई के बाद तमाम विवाद हुए, विवाद होने के बाद क्या हुआ, सन 1979 के लास्ट में जाकर के मोरारजी देसाई हट गए और मोरारजी देसाई की जगह पर आए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने इसके बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला। तो यहाँ पे जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उसका चीजें और ज्यादा बदली। यह ज्यादा समय तक नहीं रहे, ये लगभग 6 महीने पद पर रहे। उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा चुनाव हुए देश में और 1980 का जो इलेक्शन हुआ, 1980 के इलेक्शन के अंदर फिर दोबारा कांग्रेस की वापसी हुई और इंदिरा गांधी फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बनाई गई। कंट्रोवर्सी सारी यहीं की यहीं पे हुई।
मोरारजी देसाई चाहते थे कि मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लेकिन चीजें क्या हो गई, सरकार बदल गई, सरकार बदल गई तो क्या होगा कि भाई जो पिछली वाली सरकार थी उसकी विचारधारा कहीं ना कहीं ये लोग अपनाते नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ भी काम हुआ, चौधरी चरण सिंह भी जो थे वो इस रिपोर्ट को नहीं ले पाए, लागू नहीं कर पाए। जब इंदिरा गांधी आ गई 1980 में तो उसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा कांग्रेस का युग चला लगभग 10 साल तक। कांग्रेस का युग लगभग 10 साल चला और 10 साल कांग्रेस का युग चलने के बाद स्थिति थोड़ी सी अजीब हो गई। ठीक है, 1980 में क्या हुआ, रिपोर्ट तैयार हो गई थी, वहीं यह रिपोर्ट 1983 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह को सौंप दी गई। ज्ञानी जेल सिंह उस समय राष्ट्रपति पद पर थे, तो यह रिपोर्ट उस समय ज्ञानी जेल सिंह को सौंप दी गई। लेकिन राष्ट्रपति हमारे देश में क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति वही काम करेगा जिसकी सिफारिश उस समय उसको सरकार करेगी। तो 1983 में रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई, लेकिन सरकार किसकी, इंदिरा गांधी सरकार। इंदिरा गांधी सरकार यहाँ पे क्या चाहती थी, वह सरकार चाहती थी कि इस पर फैसला लिया ही ना जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, यानी कि 84 तक इंदिरा गांधी रही, उसके बाद 5 साल राजीव गांधी ने शासन करा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इन लोगों को कहीं ना कहीं यह आभास था कि अगर इस मामले को छेड़ा जाएगा तो यह मामला पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है, ऐसी बात इन्होंने रखी थी। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने यानी कि राजीव गांधी ने और इंदिरा गांधी ने दोनों ने इस मामले को नहीं छेड़ा, और यह रिपोर्ट 1980 में बनने के बाद लगभग 10 साल यानी कि 1989 तक धूल में पड़ी रही। किसी ने कुछ नहीं किया, ना कुछ छेड़ा इस पर, ना इसके बारे में बातचीत करी। तो लगभग 10 सालों तक यह रिपोर्ट ऐसे ही पड़ी रही। ठीक है, 1989 में क्या हुआ, फिर दोबारा एक बार चीजें बदली और 1989 के अंदर नेशनल फ्रंट प्लस बीजेपी गवर्नमेंट बनी। ठीक है, ठीक है, और भी कई पार्टीज थी इसके अंदर, लेकिन पहली बार ऐसा था कि नेशनल फ्रंट ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई यहाँ पर आकर के। तो गठबंधन सरकार 1989 में फिर दोबारा वापस आ गई, उथल पथल का दौर चल रहा था बहुत ज्यादा। तो अब इस समय क्या हुआ, चीजें बदल गई। ठीक है, तो जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इस पर हम दोबारा चर्चा कर लेते हैं। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 10 साल पहले आई थी, इसके अंदर 11 इंडिकेटर शामिल किए गए थे, कहीं ना कहीं 11 संकेतक लिए गए थे। किस आधार पर, एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक आधार के अंदर लिए गए थे। 3443 इन्होंने कास्ट शामिल करी थी, और वर्तमान में हम पिछड़े वर्ग की कास्ट को लेकर बात करें तो आज इनकी संख्या 5000 से अधिक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो यह उस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातें थी। कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। 10 साल तक तो राजीव गांधी ने और इंदिरा गांधी ने इन रिपोर्टों को छेड़ा ही नहीं, और ये रिपोर्टें वैसी की वैसी ही पड़ी रही। अब क्या हुआ, चीजें बदली। 1989 के अंदर गवर्नमेंट जैसे कि बता चुका चेंज हो चुकी थी, तो बीजेपी थी, बीजेपी की स्थापना हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी बन गई थी 6 अप्रैल 1980 को। अब यहाँ पर क्या चीज हो गई कि भाई नेशनल फ्रंट प्लस बीजेपी गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, ठीक है, वीपी सिंह ने क्या करा यहाँ पर 1990 में के दौर में, यानी कि लगभग 11 महीने तक रहे, दिसंबर 1989 से लेकर के नवंबर 1990 तक ये प्रधानमंत्री पद पर रहे। कहीं ना कहीं इनको पार्टी के अंदर से ही आंतरिक चुनौतियां लगातार मिल रही थी। ठीक है, गठबंधन सरकार क्या होती है, बहुत सारी परेशानी देखनी पड़ती है गठबंधन सरकार को, तो वही काम यहां भी हो रहा था। वीपी सिंह को अपनी पार्टी के ही देवीलाल और चंद्रशेखर दोनों ही बार बार चैलेंज कर रहे थे, और इस समय लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के नेता थे, वैसे उन्होंने समर्थन तो दिया हुआ था, लेकिन लगातार वो वीपी सिंह के खिलाफ अपने बयान जारी करते रहते थे। तो कहीं ना कहीं वीपी सिंह प्रधानमंत्री तो थे, पर इनको बहुत सारी समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा था, और लगातार विरोध हो रहा था। और इस समय क्या हुआ, इस समय इनका जो ध्यान था, इनका ध्यान चला गया मंडल कमीशन की रिपोर्ट की तरफ, कि भाई मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कुछ कुछ तो हुआ था। अब इन्होंने क्या करा, जिस समय इनका सरकार का शासन चल रहा था, इन्होंने उस समय 15 अगस्त 1990 को लाल किले के प्राचीर से घोषणा कर दी कि हम पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं, और यह आरक्षण 27% रहेगा, जो कि सरकारी नौकरियों के अंदर, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर और शिक्षा में इन लोगों को दिया जाएगा। इन्होंने घोषणा कर दी। अब यहां से और ज्यादा मामला खराब हो गया। जैसे ही इन्होंने घोषणा करी, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के अंदर हर जगह पर दंगे शुरू हो गए। ठीक है, दंगे कौन कर रहा था, सवर्णों को लेकर के दंगे चल रहे थे। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अगर हम आरक्षण को लेकर के बात करेंगे तो जो हमारे वोट बैंक है, यानी कहीं ना कहीं जो सवर्ण वर्ग है, वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, परेशान करेगा यहाँ पे। तो वही चीज देखने को भाई, जहां ये आरक्षण इन लोगों ने पिछड़े वर्ग को दिया, तो लेकिन जो सवर्ण लोग थे वह यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा आंदोलन हुए। वहीं सबसे ज्यादा अगर आंदोलन देखे जाए तो वह सभी आंदोलन हुए उत्तर भारत के अंदर, और उत्तर भारत के अंदर इस समय जब ये आंदोलन चल रहे थे तो बहुत सारे युवाओं ने अपने आप को आग लगा लिया था। ठीक है, यह बात कब की कर रहे हैं हम, ये बात हम कर रहे हैं 1990 के दरमियान। ठीक है, अगर आपके घर में जो आपके माता पिता वगैरह हैं, अगर आप इनसे कभी चर्चा करेंगे इस विषय पर, तो वह भी आपको बताएंगे कि इस प्रकार की घटना उस समय चल रही थी, और देश में नौजवान जो लोग थे, जो युवा थे, वह सभी लोग अपने आप को आग लगा लिया करते थे, जिसके तहत बहुत ज्यादा मौतें भी हुई, कहीं वहीं बहुत सारे लोग घायल भी हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने घोषणा तो कर दी कि इस प्रकार की कोई चीज होने वाली है। ठीक है, अब
साथ ही साथ जब यह घोषणा हुई तो एक तरफ जहां विरोध चल रहा था वहीं समर्थन भी था। कभी भी सरकार कोई भी चीज लेकर के आती है, जहां एक और उसका विरोध हो रहा होता है वहीं दूसरी तरफ उसका समर्थन भी चल रहा होता है। तो यह चीज है, इसके तहत बहुत ज्यादा लोग समर्थन में भी आए। समर्थन में कौन है? यूपी बिहार के जो बड़े बड़े नेता थे, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ठीक है, मुलायम सिंह यादव, और शरद पवार हो गए, पासवान हो गए, यह सभी जो बड़े बड़े नेता थे वह सारे नेता इसके फेवर में उतर आए और इन लोगों ने वीपी सिंह का पूरा समर्थन किया। अलग अलग रैलियां की और रैलियां करने के बाद इन लोगों ने पूरा लोगों को समझाया कि यह जो चीज हो रही है ठीक हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इन लोगों की बात की जाए तो यह जो शरद पवार वगैरह थे, इन लोगों ने एक मंडल रथ नाम से एक योजना चलाई। ठीक है, ये लोग देख रहे थे कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी हर साल राम रथ यात्रा चलाते थे, तो उसी प्रकार से उन्होंने मंडल रथ यात्रा शुरू कर दी है। लोग अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को इस जो आरक्षण था इसके बारे में अवेयर किया करते थे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था, जो परेशानी थी वो थम नहीं रही थी। ठीक है, वहीं एक और रुख था इसका। ठीक है, बहुत ज्यादा विरोध चल रहा था, आंदोलन हो रहे थे, नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा था। वहीं अगर हम एक और चीज देखें तो इसके अलावा इसका एक अलग हिस्सा भी था। ठीक है, वह हिस्सा किसका था? वह हिस्सा था बीजेपी को लेकर के। जैसे कि हम जान चुके हैं कि भाई बीजेपी और नेशनल फ्रंट की मिलीजुली सरकार थी ये, तो बाकी सबका हमें रुख पता लग गया। अब यह समझते कि बीजेपी का इसके ऊपर क्या रुख था। ठीक है, बीजेपी जब बनी थी तो बीजेपी का स्पेशल जो मुद्दा था वह राम मंदिर का मुद्दा था। ठीक है, वहीं साथ ही साथ बीजेपी कहीं ना कहीं सवर्णों को लेकर के बहुत ज्यादा महत्व रखती है, और बीजेपी कभी भी पार्टी के अंदर जातिवाद नहीं फैलाती। ऐसा बीजेपी की अब तक की टेंडेंसी देखी गई है, बीजेपी कभी भी जाति को प्राथमिकता नहीं देती, लेकिन हाँ बीजेपी हिंदूवाद को प्राथमिकता जरूर देती है। तो इस समय क्या हुआ, यह जो आरक्षण था, यह आरक्षण जाति को लेकर के था। पूरी पूरी जो बात थी वो किसको लेकर के की गई थी? जाति को लेकर के। ठीक है, तो बीजेपी ने क्या करा, बीजेपी ने इसके ऊपर से अपना रुख ही पूरा साफ कर दिया, कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर दी ही नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्काल घोषणा कर दी कि जी राम रथ यात्रा का हम क्या कर रहे हैं, हम रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा का आयोजन कर दिया गया और टाइम घोषित किया गया कि 25 सितंबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक जी हम यात्रा करेंगे। रथ यात्रा के पॉइंट क्या रखे गए? गुजरात के सोमनाथ से लेकर के अयोध्या। ठीक है, लेकिन यह यात्रा सीधी नहीं होनी चाहिए, गुजरात से सीधा उत्तर प्रदेश नहीं जाएगी। पहले ये योजना जो यात्रा थी, यह यात्रा गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर के पहले इसको साउथ इंडिया जाना था, साउथ इंडिया महाराष्ट्र वगैरह होते हुए, आंध्र प्रदेश वगैरह होते हुए, फिर ये वापस आकर के एंड इसको इन द लास्ट अयोध्या के अंदर मिलना था। तो कुछ प्रकार से यह पूरी की पूरी रथ यात्रा आयोजित होनी थी। ठीक है, अब रथ यात्रा पूरी तरह शुरू हो गई, जहां एक तरफ पूरा पूरा पार्टी में विवाद था, सत्ता का दल बना हुआ था, इसके अंदर विवाद चल रहे थे, गठबंधन एक दूसरे के विरोधी चल रहे थे। तो इस समय में लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा शुरू कर ली और इस मुद्दे को लेकर के इन्होंने अपना रुख भी साफ कर दिया कि जी हम किसी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं दे रहे। ठीक है, लगातार इन्होंने तो मामला शुरू किया, लेकिन अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं वीपी सिंह इसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो उसी बीच वीपी सिंह की एक स्टेटमेंट भी आई, और वीपी सिंह की स्टेटमेंट यह थी कि जो लाल कृष्ण आडवाणी का रथ है, इस रथ को मेरे लव कुश रोकेंगे। ठीक है, तो ये लव कुश कौन थे? लव कुश समझ लेते हैं। उस समय लव कुश बोला गया था तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, और बिहार के जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उन लोगों को लव कुश कहा गया था। और काम भी कुछ इस प्रकार हुआ। ठीक है, और जो इनकी रथ यात्रा चल रही थी, इनकी रथ यात्रा रोक दी गई। ठीक है, इनकी रथ यात्रा जैसे ही रुकी, उसके बाद क्या हुआ कि वीपी सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच में वार्ताएं शुरू हुई। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा वापस से रखा। ठीक है, और कहीं ना कहीं वीपी सिंह इन सभी चीजों को मान गए थे, और वो ये कह रहे थे कि जो राम जन्मभूमि का विवाद है, ये जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दे दी जाएगी, ट्रस्ट को दे दी जाएगी, उसके बाद इसको लेकर के काम शुरू करवा दिए जाएंगे। इस प्रकार की बातें वहां शुरू हो गई थी, पर कहीं ना कहीं अंततः सारा मामला विफल हो गया। और विफल होने के बाद क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी जो रथ यात्रा थी फिर दोबारा शुरू कर दी। ठीक है, तो इनकी रथ यात्रा रोकी कहां गई थी? यह समझ लेते हैं, इनकी रथ यात्रा रोकी गई थी बिहार के समस्तीपुर में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी ये रथ यात्रा वापस से कंटिन्यू कर दी थी। ठीक है, रथ यात्रा कंटिन्यू कहां से करी थी? इन्होंने यह करी थी ओडिशा से कंटिन्यू वापस से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रथ यात्रा पूरी अयोध्या तक अपनी कंटिन्यू की। ठीक है, अब क्या हुआ, अब चीजें और ज्यादा बदलने वाली थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मामला है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, अब रथ यात्रा खत्म होने के बाद फिर दोबारा मामला बहुत ज्यादा बदल गया। ठीक है, एक और क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी ने नेशनल फ्रंट से अपना समर्थन खींच लिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वीपी सिंह की सरकार थी वह सरकार तो लोकसभा में गिर गई। वहीं एक दूसरी चीज भी देखने में आई, दूसरी चीज यह थी कि राजीव गांधी और चंद्रशेखर का समझौता हुआ आपस में। चंद्रशेखर कौन थे? चंद्रशेखर नेशनल फ्रंट के अंदर एक बड़े नेता थे। ठीक है ना, नेशनल फ्रंट के एक नेता थे। तो नेशनल फ्रंट चंद्रशेखर और राजीव गांधी के बीच समझौता हुआ। इन्होंने कहा कि जी हमारे लगभग चंद्रशेखर के पास उस समय 64 विधायक थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे 64 विधायकों को अपने 197 सांसद जो थे, इनके 64 सांसदों को उन्होंने कहा कि आप हमारे 64 सांसद अपने 197 सांसदों में मिला लो, हम मिलजुल के गठबंधन सरकार तैयार कर लेते हैं। लेकिन चंद्रशेखर की यहाँ शर्त यह थी कि प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा।
ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं राजीव गांधी ने क्या करा कि इसका प्रस्ताव मान लिया, और प्रस्ताव मानने के बाद क्या हुआ, चंद्रशेखर को अगले ही दिन यानी कि दिसंबर 1990 में ही प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब यह क्या हुआ, भारतीय इतिहास में हमेशा यह देखा गया कि जब जब राजीव गांधी यानी कि कांग्रेस ने जिसके साथ गठबंधन कराया, वो गठबंधन ज्यादा दिन चला नहीं है, कांग्रेस गठबंधन खींच लेती। तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो सही, लेकिन ये प्रधानमंत्री बने केवल 6 महीने के लिए, 6 महीने के दिन की सरकार भी गिर गई। उसके बाद फिर दोबारा से 1990 के अंदर 1991 के अंदर फिर दोबारा इलेक्शन हुए, और इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस फिर सत्ता में वापस आई, और उस समय जो प्रधानमंत्री बने वह थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो यह बात थी उस समय की कंट्रोवर्सीज को लेकर के, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही थी। 1990 तक की कहानी हमने अब तक समझ ली है। ठीक है, तो यह थोड़ी सी राजनीतिक भूमि थी, राजनीतिक पृष्ठभूमि हमने अब तक समझी। अब चीजें हो क्या रही थी भैया समझ लेते हैं। वीपी सिंह ने घोषणा तो वापस से कर दी थी सर कि भाई हम मंडल कमीशन की रिपोर्टों को लागू कर देंगे, लेकिन अब चीजें बदल गई वापस से। मंडल कमीशन की जो रिपोर्टें थी वो 1990 में लागू हो जानी थी, लेकिन वो लागू ठीक से नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अंततः नरसिम्हा राव को भाई प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब यह फैसला नरसिम्हा राव लेंगे कि भाई जो ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन था, इसको लागू करवाएंगे। साथ ही साथ मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सवर्णों को भी 10% का रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर इस आधार को देखें तो टोटल पहले जो 49.5% रिजर्वेशन था, 10% मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 59.5% रिजर्वेशन। कहीं ना कहीं 50% की कैटेगरी को क्रॉस कर रहा था। तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस आरक्षण को लागू करवा दिया। अब आरक्षण लागू तो हो गया, क्या कंट्रोवर्सी खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। कंट्रोवर्सी खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्या हुआ, उस समय इंदिरा साहनी देश की बहुत बड़ी वकील थी। इंदिरा साहनी ने न्यायालय के अंदर याचिका दायर कर दी कि जो कैटेगरी थी 50% रिजर्वेशन को लेकर के, यह कैटेगरी को भंग किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उस समय क्या हुआ, 1990 के दरमियान के से जो मामला चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट ने इसके ऊपर यहाँ स्टे लगा दिया, और कोर्ट ने कहा कि पहले भी रुक जाइए, पहले हम देख लें कि मामला चल क्या रहा है। उसके बाद यह मामला 1992 में जाकर के फाइनल हुआ, और 1992 के अंदर कोर्ट का स्टेटमेंट आया कि देखो आप जो यह 27% पर ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, यह रिजर्वेशन पूरी तरह सार्थक है। कोर्ट इसका समर्थन करता है कि आप इनको आरक्षण दीजिए, क्योंकि यह जातिगत आधार पर है, और जातिगत आधार पर किसी भी व्यक्ति को आरक्षण देना ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह 10% आरक्षण था। यह आरक्षण का आधार क्या था, इस आरक्षण के लिए बताया गया था कि सवर्णों के अंदर आर्थिक आधार पर यह रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इस आरक्षण को उस समय न्यायालय ने खारिज कर दिया, और यह स्टेटमेंट आई कि आप कभी भी किसी भी वर्ग के अंदर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। साथ ही साथ कोर्ट की स्टेटमेंट यह भी थी कि आप जो 50% रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, इसको आप क्रॉस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह बहुत ज्यादा गलत था। तो एक और जहां पर 27% वाले आरक्षण को कोर्ट ने मान्यता दी थी, वहीं 10% वाले आरक्षण को कोर्ट ने मना कर दिया। सवर्णों को उस समय 10% आरक्षण नहीं दिया गया। तो देश के अंदर जो स्थिति थी, उसके बाद से क्या हुआ, 1993 से यानी कि 1993 से ऑल ओवर इंडिया जो चीजें आई, यानी कि जो ये व्यवस्था की गई थी आरक्षण की, तो सभी को आरक्षण दे दिया गया ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो यह इंदिरा साहनी केस था। इंदिरा साहनी केस भी हमने समझ लिया है पूरा पूरा। वहीं जो मंडल कमीशन की रिपोर्टें थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट की कई आधारों पर आलोचना भी की गई थी। तो अंततः इस रिपोर्ट की आलोचना भी समझ लेते हैं। तो आलोचना किस प्रकार हुई, आलोचना समझते हैं। दरअसल सबसे पहले आलोचना को जो आधार था, वह आधार यह था 1931 की जनगणना। हम बात कहां कर रहे हैं, पूरी की पूरी बात चल रही है 1990 में। तो इसकी आलोचना करी लोगों ने, और यह कहा कि सन 1990 में आप 1931 की जनगणना को आधार बना करके लोगों को आरक्षण देते हैं, ये किस आधार पर सार्थक है? ये तो कहीं भी सार्थक नहीं है। और ऐसा कैसे होगा कि जो जातियां 1931 में पिछड़ी थी, क्या ऐसा हो सकता है कि वो 1990 में पिछड़ी हो? इसके अंदर कुछ जातियों का विशेष नाम लिया गया, जैसे कि यादव। इन्होंने यह बात का उल्लेख किया कि ऐसा था कि जो यादव 1931 के अंदर पिछड़े थे, क्या वह 1990 में पिछड़े रहेंगे? और इसके अलावा गुर्जर, जाट, इन कम्युनिटीज को भी बहुत ज्यादा इस जगह पर नाम लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर के, राजस्थान में लेकर के इन लोगों की जो पराकाष्ठा है वो बहुत ऊंची है। तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल किया गया, और इस आधार पर यह बात की गई कि जरूरी नहीं है कि 1931 की जनगणना के आधार पर जो जाति पिछड़ी थी वह 1990 में भी पिछड़ी रहेगी। वहीं साथ ही साथ कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि मंडल कमीशन की यह जो रिपोर्ट है, यह पूरे के पूरे भारत को जातिगत आधार पर बांट देना चाहती है। तो जातिगत आधार पर बांटना कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण आलोचना भी मानी जाती है। ठीक है, तो यह इस आयोग की कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएं भी थी। ठीक है, जो उस समय तत्कालीन लोगों के द्वारा की गई थी, लेकिन अंततः फिर भी क्या हुआ, 1993 के अंदर आकर के
जो ओबीसी का रिजर्वेशन था उसको मान्यता मिली और लोगों को यह रिजर्वेशन दे दिया गया था। ठीक है, कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा ध्यान से समझेंगे होंगे अगर आप, तो आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको बहुत सारे जो डाउट्स थे वह डाउट्स भी यहाँ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर और साथ ही साथ मैं आपको एक बात यह बता दूं कि यह कहानी अभी नहीं खत्म नहीं हुई है, इसके अलावा कल भी अभी यह टॉपिक बाकी है, तो अगली क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे की कहानी समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को बाकी सब लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस को लेकर के। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बाकी अब फिर कल मिलते हैं इस टॉपिक की अगली वीडियो के साथ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।